प्रणाम। मैं कुछ ना कर भाई जी आज फिर आपके सामने आज एक बहुत ही खास टॉपिक की शुरुआत हुई है। आज ही हुई है, इनफैक्ट 4 दिसंबर 2025 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन गया है, क्योंकि आज विक्रमी संवत, आप जानते होंगे हमारे भारत देश में एक विक्रमी संवत है जो सबसे ज्यादा चलता है। सारी एस्ट्रोलॉजी उसी के ऊपर आधारित है, विक्रमी संवत। और उस संवत का तत्व ज्ञान, विक्रमी तत्व ज्ञान कहना शुरू किया हम लोगों ने, उसको नाम दिया है विक्रमी तत्व ज्ञान। यानी विक्रमी संवत जो था वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या दिया हमें, ये सब चीजें समझने के लिए इसके ऊपर कार्यक्रम शुरू किया गया। एक हमारी टीम ने शुरू किया था कार्यक्रम, काफी पहले की बात है। मैं कहूं तो ये तकरीबन हो गए होंगे 4-5 साल, शायद ज्यादा भी हो गए हो। टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, पर सारे वॉलंटियर है। मतलब कमाल की बात यह है कि सारे वॉलंटियर्स हैं और सारे अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं, पर कुछ भी अगर खुराफात दिमाग में आती है तो बात करने लगते हैं, डिस्कशन शुरू हो जाता है। 2 लोग मिलकर के 4 लोग मिल जाते हैं, 10 मिल जाते हैं, 20 मिल जाते हैं। कोई मतलब वो कोई नियम है ही नहीं, कोई रूल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। हाँ, कुछ काम की बात होती है तो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि इसको मैं मार्केट में शेयर कर दूं, लोगों को बताऊं। बताने का जिम्मा मेरा है। एंकर डिजिटल लिविंग भी मुझे कहते थे, और कुछ ना कर भाई जी वैसे कहलाता हूं मैं। कुछ ना कर भाई जी यानी कुछ ना कर जो है विष्णु को कहा जाता है, और विष्णु की भक्ति मैंने की है। मैं विष्णु जी को मेरी पूजा, सारा जो जीवन है तकरीबन विष्णु जी की पूजा में ही बीतता है। हर समय मेरे दिमाग में विष्णु जी ही रहते हैं। और मतलब कृष्ण के ऊपर मेरी काफी स्टडी है। कृष्णांश, हवा की ऊर्जा, यानी, और कृष्ण जिसके अंश थे, कृष्ण विष्णु के अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, ये तो पता ही है सबको। तो आज मेरे को ये बताया गया कि भैया विक्रमी संवत के तत्व ज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विक्रमी संवत ने परिवार की एकता, अखंडता को संभव कर देता है। विक्रमी संवत से निकला ये तत्व ज्ञान। विक्रमी तत्व ज्ञान का जो सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि ये परिवार में एकता, अखंडता को बिल्ट इन कर देता है, इनहेरेंट कर देता है, हार्मनी डेवलप कर देता है, एक समरसता उसमें ले आता है। वो कहते हैं ना, आयुर्वेद में एक समदोष अगर प्रकृति है आपकी तो आप बीमार नहीं होगे, समदोष। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि समगुण, अगर आप सर्वगुण संपन्न हो जाएं तो डेफिनेटली आप एक सभ्य परिवार, सभ्यता से भरा हुआ परिवार बना पाएंगे। और खाली बना नहीं पाएंगे, उसको मेंटेन भी रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको विक्रमी तत्व ज्ञान को समझना ही होगा। इसको बीज गणित भी कहा जाता है, बीज का गणित, यानी मैथमेटिक्स ऑफ सीड। अब बीज क्या है यह समझना होगा, और बीज का गणित क्या है समझना होगा। अभी ये ना पीछे करीब शायद 29 तारीख को या 28 तारीख को शाहबाद में आर्य कन्या महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी आर्य कन्या महाविद्यालय मार्कंडे शाहबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कल्चर IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। और उसमें कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट था, टॉपिक था, जिसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस का एक टॉपिक था जिसमें ये इसको कवर किया गया था, कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। तो इसमें आई हैपन टू बी प्रेजेंट देयर, मेरा भी एक लेक्चर था उसमें। तो उसमें मैंने मूल्यतः यही बताया था कि कल्चर
जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर वो ही ठीक है जो आपको जीवन पर्यंत यानी मरने तक पूरे लाइफ स्पैन में आप हमेशा फेलियर फ्री, कंफ्यूजन फ्री, पेन फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। कल्चर वही एक फायदेमंद है, वही एक कल्चर अडॉप्टेबल है, वही एक कल्चर जिसका फायदा है कि आप अपने आप को इन 4 चीजों से तो फ्रीडम होनी ही चाहिए। वो कल्चर किसी काम का नहीं है जो आपको ये 4 चीजों से फ्रीडम नहीं दे सकता। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन एंड दूसरा जो है फ्रीडम फ्रॉम फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। जिस समाज में, जिस सभ्यता में, जिस कम्युनिटी में फियर ऑफ फेलियर होगा, जिस परिवार में फियर ऑफ फेलियर होगा, जिस इंडिविजुअल में फियर ऑफ फेलियर होगा, तो वो समाज कभी सभ्यता में आ ही नहीं पाएगा। मतलब वो सभ्यता में आने का प्रयास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ फेलियर उसको एप्रीहेंशन में रखेगा, और जो प्राणी एप्रीहेंशन में रहेगा वो कंफ्यूजन में रहेगा ही रहेगा। इसलिए मूल जो आधार है, पर पहला जो स्टेप है कंफ्यूजन फ्री, फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो कल्चर जो हमें इन 4 चीजों से फ्रीडम दिला दे, उस कल्चर को ही अडॉप्ट करने में फायदा है, उसी कल्चर को फॉलो करने में फायदा है, उसी कल्चर में रहने में फायदा है, और वही कल्चर हमें सभ्यता की चरम पर पहुंचा सकता है। सभ्यता का चरम अब समझना होगा हमें कि सभ्यता का चरम क्या है। सभ्यता का चरम है कि मेरे द्वारा किसी को, समाज के किसी भी वर्ग को कोई नुकसान ना पहुंचे। पहला नियम, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, जाने अनजाने। मतलब जानबूझकर ना करूं मैं किसी का नुकसान, और अनजाने में भी मेरे से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा, मुझे भोजन के लिए प्रेयर ना करनी पड़े, मुझे अपनी दिनचर्या में अपनी भोजन आजीविका कमाने में प्रेयर ना करनी पड़े, मुझे भगवान से ना मांगना पड़े। आजीविका मेरे अपने उसमें होनी चाहिए कि मैं अपने हाथों की कमाई ही से अपनी आजीविका चलाऊंगा। मैं मांगूंगा नहीं किसी से भी नहीं मांगूंगा, इवन भगवान से भी नहीं मांगूंगा कि मुझे खाना दो। मैं सिर्फ अपनी आजीविका से ही, अपनी आजीविका अपनी कमाई से ही चलाऊंगा, और कमाई वो करूंगा जो जिससे मेरे द्वारा किसी भी समाज के वर्ग को कोई नुकसान ना हो। वो कल्चर है तो वो कल्चर लाभदायक है। उस कल्चर में जाना ही सबसे बड़ा इनाम है आपका मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म होने का आपको जो सबसे सर्वोत्तम लाभ जिसको कहते हैं, वो तभी है जब आप ऐसे कल्चर का हिस्सा बन सको, पार्ट बन सको, अपने आप को ऐसे कल्चर में जोड़ सको। अगर आपके पास नहीं है उपलब्ध तो आप स्टार्ट करो, शुरू करो, आप कर सकते हो। क्योंकि आप मनुष्य जन्म में अगर आ गए हो तो इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ट इन है, बस उन कैपेबिलिटीज को पहचानना है, दैट्स इट। और पहचानना का मतलब क्या हुआ? पहचानने का मतलब है गणित, मैथमेटिक्स। कि मैं जो बीज, आपको यहां पर बीज को समझना होगा, क्योंकि हर चीज बीज से ही विकसित होती है। बिना बीज के कुछ नहीं हो सकता, यह बात तो आपको पता ही है
कि बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता, फल नहीं लग सकते, तो बिना बीज के कोई पैदा नहीं हो सकती कोई भी चीज। तो हर बीज का अपना गणित है, हर बीज का अपना गणित है, और उस गणित को हमें समझना ही होगा कि आम का पेड़ का बीज लगा रहे हो, अगर आपको आम का फल चाहिए तो आपको बीज भी आम का ही डालना पड़ेगा। आपको दशहरी आम चाहिए तो दशहरी आम का ही बीज डालना पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से यह पक्का है कि आपको बीज का पता होना चाहिए कि आप किस तरह का फल चाहते हो। वो कहते हैं कि भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान सुधरेगा, और ये रिफ्लेक्ट होता है आपकी लाइफ में। आप जब भी नौकरी करने जाते हो तो आप पहले नेगोशिएट करते हो कि मुझे सैलरी क्या मिलेगी, मेरी ये कैपेबिलिटीज है, इसके आधार पर मुझे बताओ कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी। और आप तभी ज्वाइन करते हो जब आपको आपकी योग्यता के अनुसार सैलरी मिलती है, या आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आपको ज्वाइन करना पड़ा। याद रखिए, अगर बिना योग्यता के आपने ज्वाइन किया कहीं पर तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यह बात हमेशा याद रखिएगा अपनी, कि बिना योग्यता के अगर आप कहीं पर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो कर लेंगे एक बार, पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे आईआईटी में एडमिशन तो आपने ले लिया समाओ, पर आईआईटी के पास करना, उसको उसमें डिग्री ले लेना, फाइनल तक पहुंचना, डिग्री ले लेना और अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, इसके लिए जो अभ्यास, जो प्रयास आपको करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। कोई हल नहीं है, खाली एडमिशन लेने से काम नहीं चलता है। समझ गए? तो कल्चर, फिर बीज, बीज का मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट देखो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना रेलेवेंट है, कितना जीवन से, मानव जीवन से कितना कनेक्टेड है। और तीसरा है मॉडर्न साइंस, लेटेस्ट। आपके मोबाइल में रोज एक नया वर्जन आता है, आपको डाउनलोड करना ही पड़ता है, तो लेटेस्ट जानकारी आपको चाहिए ही। अगर आपके घर के बाहर जो कॉलोनी है उसका गेट बंद होने का टाइम आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको धक्के खाने ही पड़ेंगे। समझे कि नहीं? तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी बहुत आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, यानी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको गूगल बाबा नहीं दे पाएंगे, यानी कोई भी एआई आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी, पक्का है ये। आपकी कॉलोनी का गेट कब बंद होता है ये इंफॉर्मेशन आपको ना गूगल देगा, ना एआई देगी, कोई नहीं देगा, आपको ही चेक करना पड़ेगा अपने आप। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप में मैसेज आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मिनट आया मैं। सॉरी, वो कोई आ गया था। मैं जरा जहां पे होता हूं तो बाहर कोई ना कोई आने जाना लगा रहता है। ठीक है जी। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा आपको अपने आप को। पर जो मैंने 4 चीजें बताई आपको, उनसे आप अपने आप को लेटेस्ट अपडेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में हमेशा वो होगा जो हो चुका है, गूगल में हमेशा वो होगा जो हो चुका है, और एआई भी आपको वही बताएगी जो हो चुका है। जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको
समझना ही होगा मॉडर्न साइंस का मतलब। मॉडर्न साइंस का मतलब है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, और वो फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आपको ऑब्सोल्यूटेड इंफॉर्मेशन में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसी भी हाल में नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखना है तो आप अपनी कॉलोनी में निकलना ही पड़ेगा, आपको घर से बाहर कदम रखना ही पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो दिशाएं हैं, दिशा ज्ञान। जैसे ही आपने घर से पैर रखा तो आपके पास सामने एक सड़क आ जाती है, एक गोल चक्कर आ जाता है, एक चौराहा आ जाता है, एक छेराहा आ जाता है, एक क्रॉसिंग आ जाता है। अब आपको गूगल नहीं बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको एआई नहीं बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको कोई लाइब्रेरी नहीं बताएगी आपको किस दिशा में जाना है, आपको कोई सामने खड़ा इंसान नहीं बता सकता कि आपको किस दिशा में जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो सोच है कि आप किस लिए बाहर निकले हैं, ये पता होना चाहिए आपको, तब आप दिशा को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई खरीदने जाना है, तो अगर आपको मिल्क, सुबह दूध खरीदने जाना है तो आपको लेफ्ट साइड जाना है। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो लेफ्ट साइड में जाकर के कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको राइट साइड में ही जाना पड़ेगा। और अगर आपको टहलने जाना है तो घर के आगे के दरवाजे से निकलने का कोई लाभ नहीं है, घर के पीछे के दरवाजे से निकलो। और अगर आपको पड़ोसियों के घर जाना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनका गेट आगे वाला ज्यादा यूज होता है या पीछे वाला ज्यादा यूज होता है। इतनी सारी जानकारी चाहिए। यह है मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस ऑब्सोल्यूटेड नहीं हो सकती, फिर वो मॉडर्न कैसे हुई? अगर मॉडर्न साइंस ऑब्सोल्यूटेड है तो वो मॉडर्न कैसे हुई? और अगर मॉडर्न साइंस आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को कहते हैं तो फिर वो आपको लाइब्रेरी में कैसे मिलेगी? ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। आपके पास कोई हल नहीं है भाई, कोई हल है ही नहीं। और इसीलिए विक्रमी संवत, विक्रमी तत्व ज्ञान का इंपॉर्टेंस यहां पर दिखाई देने लगी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि विक्रमी तत्व ज्ञान कहता है परिवार की एकता, अखंडता को संभव कर देता है। विक्रमी संवत से निकला विक्रमी तत्व ज्ञान। अरे कमाल है, देखो ये क्या कहता है, ये देता है ऐशो लोभ का गणित। लोभ, लालच, ऐशो लोभ भी कुछ होता है, लोभ होता है, उसके ऊपर एक क्वालिफायर आ गया ऐशो लोभ। ऐशो लोभ का गणित क्या कहता है, ये मैं सब आपको पढ़ के बता रहा हूं। ऐशो लोभ का गणित कहता है कभी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, पर खुद को बेस्ट की पहचान है भी या नहीं, ये टेस्ट कहां करवाएं ये ही नहीं पता। बताओ, मतलब कमाल है कि नहीं है? अभी जो विक्रमी संवत का तत्वज्ञान एक तरफ तो ये कह रहा है कि परिवार की एकता, अखंडता को संभव कर देता है विक्रमी तत्वज्ञान, और विक्रमी तत्वज्ञान ही बता सकता है कि आपको बेस्ट पहचानने की शक्ति या बेस्ट पहचानने की आंख कैसे आपकी डेवलप होगी, कैसे विकसित होगी, यह तत्वज्ञान बताएगा, विक्रमी तत्वज्ञान। तो जब आपको यह पहचान करवाने का ही नहीं पता तो उसके बिना आप फिर मतलब बेस्ट पेरेंट्स तो बन ही नहीं सकते। अगर आप बेस्ट पेरेंट्स नहीं बन सकते तो आपके बच्चे, आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें? किस कारण से, किस लिहाज से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये? जब आप अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे सकते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने बच्चों से रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करें।
नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। वो करेंगे कैसे? रिस्पेक्ट तो अंदर से आती है, रिस्पेक्ट एनफोर्स नहीं की जा सकती, इंजेक्ट नहीं की जा सकती, निडल नहीं लगाई जा सकती। ऑब्सोल्यूटेड इंफॉर्मेशन में रिस्पेक्ट का कोई काम नहीं है। तो लोभ भी करो तो ऐशो लोभ करो कि अपने बेस्ट को पहचानने की कम से कम टेस्ट तो करवाओ कि आप अपने बेस्ट को पहचानने की कितनी क्षमता रखते हो, कितनी योग्यता रखते हो कि आप अपना बेस्ट पहचान पाओ, सो दैट आप बच्चों का बेस्ट पहचान पाओ। और बच्चों का बेस्ट पहचान पाओगे तभी तो उनको आप रास्ता दिखा पाओगे, नहीं तो रास्ता कैसे दिखाओगे भाई? कोई संभावना ही नहीं है ना। ओह कृष्ण, कृष्ण का गीता संदेश, गीता के माध्यम से संदेश, कृष्ण ने गीता बताई थी। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए बताई थी। नहीं भाई, अर्जुन के लिए नहीं बताई थी, पूरी दुनिया के लिए बताई थी, पूरे मानव जगत के लिए बताई थी। और कहा था नारी के प्रति अपराध की सजा, कठोर से कठोर दंड पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। समझे आप कि नारी के प्रति अपराध की सजा, कठोर से कठोर दंड पूरे परिवार को मिलना चाहिए। पर यहां पर कंडीशन है, कृष्ण ने कंडीशन बताई थी कि उस नारी के प्रति अपराध, जिस नारी को कलयुगी श्राप ना लगा हो, यानी उसने अपने आप को कलयुगी श्राप से मुक्त कर लिया हो। अब कलयुगी श्राप क्या है ये देखिए, मैं आपको शायद यहां दिखा सकता हूं। ये देखिए, नारी शक्ति पर कलयुगी श्राप का प्रभाव। राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु के कारण मिला था ये कलयुगी श्राप। नारी को कलयुगी श्राप मिला था परीक्षित को की अकाल मृत्यु के कारण। अब कनेक्शन क्या है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हुआ क्या था, अब परीक्षित को, राजा परीक्षित को समझना होगा। राजा परीक्षित की माता थी उत्तरा और पिता थे अभिमन्यु। अभिमन्यु का वध किया उसके पूर्वजों ने, उसके सबसे क्लोज रिलेटिव्स ने। मतलब इमेजिन के अभिमन्यु को किसने मारा? ग्रैंड पेरेंट्स ने, ताऊ, चाचा, इन्होंने मारा। गुरुपुत्र, गुरु अकेले को, और सबने मिलकर मारा। उनका पुत्र था परीक्षित और उसकी माता, अब माता परीक्षित की माता, वो अपने गर्भ को बचा नहीं पाई ब्रह्मास्त्र के वार से, जो कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने किया था। अश्वत्थामा ने मूर्खता की, कहने के बाद भी उसके वो, अब मतलब इमेजिन कि वो अभिमन्यु के चाचा थे, गुरु चाचा, और उत्तरा जो परीक्षित थे उसके ग्रैंड फादर, बाबा, दादाजी। उसने गर्भ में मार दिया परीक्षित को, तो उत्तरा अपने गर्भ को नहीं बचा पाई, तो वो श्राप, उसके कारण कलयुगी श्राप लगा नारी को। ये परीक्षित की अकाल मृत्यु के कारण लगा था नारी को कलयुगी श्राप, जिसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को।
महाभारत पढ़ते हैं लोग, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, गीता की बात करते हैं, क्या बात करते हैं मुझे समझ में आता नहीं है कि इतनी सी बात नहीं समझ पाए लोग, या इनके ऊपर चर्चा नहीं की किसी ने, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये रावण ब्लंडर्स, रावण की एक गलती, इतना पढ़ा लिखा सबसे ज्ञानवान पुरुष था उस समय का, त्रेता युग का, उसने इतनी भयंकर गलती की, आज भी समाज उसको भुगत रहा है। वो एक ऐसा रेफरेंस बन गई जिसके कारण आज भी नारी शक्ति क्षीण हुई पड़ी है, नारी शक्ति जागृत नहीं हो पा रही है। नारी शक्ति को कलयुगी श्राप ऐसा लगा हुआ है कि वो जागृत ही नहीं हो पा रही है, वो अपने प्रति होने वाले अपराधों को बंद नहीं करवा पा रही है। जबकि नारी शक्ति, काली को समझो, काली के आगे कोई टिक सका है? रक्त बीज, जैसे राक्षस को काली ने निपटाया, तो नारी शक्ति को ये जो कलयुगी श्राप लगा है, इससे मुक्ति पानी ही होगी, और उसका आधार है विक्रमी तत्व ज्ञान। विक्रमी संवत से निकला विक्रमी तत्व ज्ञान, वही कर सकता है ये काम। और उसके 3 हैं आयाम: कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। और मॉडर्न साइंस क्या है? तत्व चिप मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक सेमीकंडक्टर चिप बनती थी, जो ऑब्सोलीट हो चुका है सिस्टम। सेमीकंडक्टर चिप का जो काम चल रहा था वो ऑब्सोलीट हो चुका है, लेटेस्ट है तत्व चिप। वही बात कि अगर आप ये जानकारी गूगल या एआई से पूछने की कोशिश करोगे तो आपको शायद ही मिले कुछ। जैसे विक्रमी तत्व ज्ञान, मुझे नहीं लगता कि इसको पता होगा, जबकि 2000 साल पुराना है। विक्रमी संवत 2025 चल रहा है आजकल, 26 शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो ये हमें समझना ही होगा। विक्रमी संवत, विक्रमी तत्व ज्ञान से कल्चर, फ्रीडम फ्रॉम 4, मैथमेटिक्स, जिस बीज से तुम बने हो उस बीज का गणित, और मॉडर्न साइंस यानी तत्व चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ही 3 आयाम है जिस पर चलकर आप अपनी नारी शक्ति को कलयुगी श्राप से मुक्त कराकर विकसित कर सकती हो। कन्या जगत, ई-स्क्वेयर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट, सेतु स्पेस एनर्जी एंड टाइम, यूनियन ऑफ स्पेस एनर्जी एंड टाइम। सेतु एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी you can say, but it is not standard university. It is not the university which is this is the most modern university, you can say, which cannot adopt the obsoleted rules. ऑब्सोलिटेड पे तो काम करने का पॉइंट ही नहीं है ना कुछ। क्या आप ऑब्सोलिटेड इंफॉर्मेशन पे अपनी जिंदगी को वेस्ट करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऑब्सोलिटेड इंफॉर्मेशन पे आप जिंदगी को कैसे बिता सकते हो। पर खैर, जिंदगी आपकी है, आपकी चॉइस है, मर्जी आपकी है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इट इज योर चॉइस। बट विक्रमी तत्व ज्ञान का आधार या विक्रमी तत्व ज्ञान आधार है कि 3 आयाम है: सनातनता, कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। और कल्चर में एक्चुअली
एवर यूथ, वो कल्चर जिसमें आप एवर यूथ रहो। 4 प्रकार की फेलियर से मुक्ति, फ्रीडम। 4 प्रकार के 4 शब्दों से फ्रीडम, 4 सब्जेक्टों से फ्रीडम। कंफ्यूजन, पेन, फेलियर, एक और है मैं भूल जाता हूं, 4 है मैंने बताए थे। फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, फेलियर एंड कंफ्यूजन, फेलियर, और क्या है, अब मैं 4 भी भूल गया। बुढ़ा आदमी देखो, मेरा ऐसे उम्र का तकाजा है, तो मैं बता चुका हूं, ये आप समझ लो कि 4, इन 4 से फ्रीडम, और अपने बीच का मैथमेटिक्स और मॉडर्न साइंस, तत्व चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 आयाम और 3 डायमेंशंस से आप इसको अपनी नारी शक्ति से को मुक्ति दिलवा सकती हो कलयुगी श्राप से। और उसके बाद आप इतनी सक्षम हो जाओगे कि आप अपने अगेंस्ट होने वाले क्राइम को नष्ट कर सकती हो। यह काली बनने का पहला स्टेप है, दुर्गा बनने का। वो कहते हैं ना, अपने अंदर दुर्गा जागृत करो, तो दुर्गा इज नथिंग बट योर नारी शक्ति, और उसको कलयुगी श्राप लगा है, तो इसीलिए दुर्गा जागृत नहीं हो पा रही। तुम्हें नारी शक्ति, दुर्गा है तुम्हारे अंदर, शक्ति है, पर वो जागृत नहीं हो पा रही क्योंकि आप तुम्हें कलयुगी श्राप लगा हुआ है राजा परीक्षित के कारण, अकाल मृत्यु ऑफ राजा परीक्षित। और इसीलिए परिवारों में हार्मनी आ नहीं पा रही, एक रास्ता आ नहीं पा रही, दोष मुक्त हो नहीं पा रहे, सर्वगुण संपन्न बनना संभव नहीं हो पा रहा। पर पॉसिबल है। आप तत्व चिप मैन्युफैक्चरिंग सीख लो तो यह पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। 4 दिसंबर है आज, बस जाने वाली है, और टेक्निकली देखो तो चली गई है। मून, सूर्य, चंद्रमा उदय, चंद्रोदय हो चुका है। चंद्र से, चंद्रमा के उदय से तिथि बदल जाती है, पर डिक्लेयर सूर्य उदय से होती है। तो ये बीच के जो 12 घंटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12 की जगह ज्यादा ही होंगे, क्योंकि सुबह शायद सूर्य निकलता है 7 बजे के आसपास, 7, 7:30, और छुप जाता है 5:30। तो ज्यादा टाइम हो गया। जो भी है, आप गणित करते रहो। गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित ही इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है, और अपने बीच का गणित सबसे ज्यादा जरूरी है। विक्रमी संवत अपने बीच का ज्ञान करवाता है, उसकी ब्रांचेज हैं। अब विक्रमी तत्व ज्ञान की ब्रांचेज हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जोडियक, पामिस्ट्री, लाइफ मैप रीडिंग, तत्वोलॉजी, शुक्राचार्य ज्योतिष, भृगु ज्योतिष, केपी ज्योतिष, और पता नहीं क्या क्या, वैदिक ज्योतिष, कितनी विधाएं हैं, अनगिनत। समुद्रिक शास्त्र, विक्रमी तत्व ज्ञान को समझने के लिए अनगिनत शाखाएं हैं, अनगिनत। टैरो रीडिंग, पता नहीं क्या क्या जोड़ रखा है लोगों ने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शैमनिज्म, हिप्नोथेरेपी, हेक्सासीड एशोथेरेपी, 5 सीड नेचुरोपैथी,
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोपैथी और पता नहीं क्या क्या, बहुत एस्ट्रो ग्लोब ऑफ सिस्टम्स, एस्ट्रो ग्लोब सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज भरा पड़ा है। लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट्स और पता नहीं क्या क्या। तो अब ये सारी जानकारी आप एआई में ढूंढ लो, उसमें क्या कहते हैं उसको, गूगल बाबा जी से पूछ लो या किसी भी लाइब्रेरी में जाकर खोजने की कोशिश कर लो, शायद मिल जाए शायद ना मिले, क्योंकि मॉडर्न है, लेटेस्ट है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरियों में नहीं मिला करती है, यह पक्की बात है। किसी जर्नल में नहीं मिलेगी, किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेगी, किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, किसी भी आर्कियोलॉजी में नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि यह आकाश तत्व का ज्ञान है, यह अज्ञान समुद्र में ज्ञान है, यह ज्ञान भंडार का ज्ञान है, यह विज्ञान नहीं है, यह ज्ञान भंडार है, यह अज्ञान समुद्र है। और नारी को अज्ञान समुद्र कहा गया है, नारी ही ज्ञान भंडार है। और नारी के प्रति अपराध से बड़ा अपराध कोई है ही नहीं। रावण ब्लंडर्स आज तक भुगत रहा है, रावण आज तक बार बार जलाया जाता है। क्यों? आपको याद दिलाने के लिए कि रावण ने जो गलतियां की, सबसे बड़ी गलती उसकी थी साधु वेश में महिला का अपहरण, और महिला किसी की पत्नी थी, उसका अपहरण साधु के वेश में, संत के वेश में। इससे बड़ा अपराध, इससे जघन्य, इससे ज्यादा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। इसकी कोई प्रायश्चित ही नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जन्मों जन्म लगाने पड़ेंगे। इसलिए याद रखिए कि आपका अपराध आपको, मतलब क्या ही कहूं मैं नर्क क्या होता है, ये अगर आपको समझना है तो आप उस स्त्री से पूछें, उस कन्या से पूछें, उस कन्या से पूछें जिसके प्रति अपराध हुआ है। नर्क क्या होता है वो बता सकती है आपको। नर्क क्या होता है उस पुरुष से पूछें जो किसी भी कन्या के प्रति अपराध करता है और उसको जो आत्मग्लानि होती है, तो उस पुरुष से पूछे नरक किसको कहते हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नरक को समझना है तो आपको समझना ही होगा, नरक समझना है तो आपको समझना ही होगा। पर मैं कहता हूं कि नरक समझने की जरूरत क्या है। आप मान लो कि नरक है ही नहीं, और वो तब तक नहीं है जब तक कि अपराध आप नारी के प्रति करने का विचार कर रहे हो। जब तक आप नारी के प्रति अपराध करने का विचार करते हो तो आप नरक का दरवाजा खटखटाते हो। अगर विचार भी आपके मन में आता है या दिमाग में आता है नारी के प्रति अपराध करने का, तो आप समझो आपने नरक का दरवाजा खटखटा दिया। बस इतना ही कहूंगा मैं, इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। राहु
और केतु, इन दो प्राणियों को समझो। दो एंटिटीज हैं, इनफैक्ट एक ही था, उसको विष्णु ने दो में कन्वर्ट किया, और वो दोनों का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास सिर्फ दिमाग है और आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आप इस तरीके से सोचो, आपको समझने की कोशिश करो, नरक को समझना है तो आप ये समझो कि आपका दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया। आप सब कुछ, सुंदरता असुंदरता, हर चीज पहचान सकते हो, देख सकते हो, और आपको स्वाद मतलब सामने दिख रहा है कि यार इतनी सुंदर खाने की चीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और बहुत मन कर रहा है खाने का, मैं खा लूं इसको, दिमाग कह रहा है खा ले इसको, दिमाग कह रहा है खा ले इसको, पर मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर भी नहीं है, मेरे पास पेट भी नहीं है, तो मैं खाऊं कैसे? इससे ज्यादा नरक की स्थिति क्या हो सकती है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आप करना ही चाहते हो, पर करने के लिए आपके पास है नहीं। दूसरी तरफ आपके पास करने के लिए सब कुछ है, सारी कर्मेंद्रियां हैं, पर आपको ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, सेंसेस नहीं है। तो नरक की स्थिति इससे ज्यादा खराब क्या हो सकती है? एक केस में आपके पास सेंसेस सारी है, ज्ञानेंद्रियां सारी है, पर कर्मेंद्रियां नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास कर्मेंद्रियां सारी है, पर ज्ञानेंद्रियां नहीं है। तो यही अंदाजा लगा करके इतने ही विचार से अगर आप जीवन को समझने की कोशिश करें तो आपको नर्क सामने दिखाई दे जाएगा 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यह है विक्रमी तत्व ज्ञान। राहु और केतु को कितना शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया इस तत्व ज्ञान ने, विक्रमी तत्व ज्ञान ने, कि आपको नर्क समझने में 1 मिनट लगेगा, मात्र 1 मिनट। अगर आप राहु और केतु दोनों को समझ ले, एक के पास ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां नहीं है, एक के पास कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां नहीं है, तो आपको नर्क समझ में आ जाएगा तुरंत। और नर्क समझ में आ जाएगा तो फिर आप स्वर्ग की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वर्ग की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इच्छा चाहिए कि भैया मुझे नर्क नहीं चाहिए। आपको एकमात्र इच्छा, एकमात्र एकल औषधि, एकल ड्राइव, एकल इच्छा, एकल संकल्प कि मुझे नर्क नहीं चाहिए। सिर्फ एक संकल्प, मुझे नर्क नहीं चाहिए, नर्क की एक भी वाइब्रेशन मुझे नहीं चाहिए। ये एकल संकल्प ही आपके जीवन को, आपके मानव जन्म को सफल बना सकता है। या सफल बनाना तो दूर की बात है, एटलीस्ट नरक की वाइब्रेशन से बचाने की कोशिश आप शुरू कर सकते हो। ई-स्क्वेयर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट और सेतु स्पेस एनर्जी एंड टाइम यूनियन, आप अपने सब्जेक्ट्स, अपने आप को समझने की प्रयास यहां पर एडमिशन लेकर के कर सकते हो। पहला स्टेप है योग्यता प्राप्त करने का रास्ता सीखना। वो सीखना ही पड़ेगा आपको, तो वो पहला स्टेप है, और उसमें जो आपको दिया जाएगा वो सिलेबस आपको पूरा करना ही है, और उसका रिजल्ट आपको जब तक नहीं मिल जाएगा, जब तक आप अगला स्टेप ले नहीं सकते। वो आपकी मेजरमेंट करके, थर्मामीटर लगा करके, एक शंख मीटर होता है, जैसे थर्मामीटर है ऐसे ही शंख मीटर होता है, तो शंख मीटर से आपको आपका चेक करेगा, आपके संकल्प को की स्ट्रेंथ को चेक करेगा
कि आप कितने संकल्पित हो और कितनी वैल्यू पर आपका संकल्प काम करना शुरू करेगा। मतलब आपको योग्यता मिल गई, आपकी योग्यता आ गई, इसकी मेजरमेंट की बता दी जाएगी। बस आप शंख माप कराते रहो समय समय पर, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपके संकल्प की स्ट्रेंथ की पोजीशन क्या है। शंख मीटर से आपको मेजरमेंट करवानी पड़ेगी। यही इंस्टीट्यूट का काम है कि आपको सिखाना और आपको बता देना आपकी करंट पोजीशन क्या है और किस पोजीशन पर आपका दरवाजा खुलेगा। वो कहते हैं मन का दरवाजा खोलो, मन की आंख खोलो, तो किस वैल्यू पर आपकी मन की आंख खुलने लगेगी, खुलेगी नहीं, खुलने लगेगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आपको आगे क्या करना है वो रास्ता दिखाया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्लासेस हैं, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और फिर वो इंटरमीडिएट और पता नहीं क्या क्या वो है, सारे लेवल्स हैं। तो पहला लेवल प्राइमरी लेवल, आपको प्राइमरी लेवल में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले योग्यता एलिजिबिलिटी लेवल यानी ट्यूशन, वो कहते हैं ना कोचिंग क्लासेस, वो आपको ज्वाइन करनी पड़ेंगी। और फीस आपको अपनी मेहनत की कमाई से देनी होगी, उधार लेकर के नहीं दे सकते। अगर आप उधार लेकर के दोगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है कि योग्यता आपको चाहिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको अपनी कमाई से पैसे फीस देनी पड़ेगी, ये आप समझ लेना इस बात को। आपकी आजीविका से ही आपको इसको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये नियम है इसके योग्यता प्राप्त करने के। पहला स्टेप कोचिंग क्लासेस, तो उसके लिए ये जानकारी आज मुझे देनी थी आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।